Good morning. Now we are going to start with the next topic, that is vaccination and immunization. तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के ऊपर हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वैक्सीन. वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन इज अ सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस, उनको इनएक्टिवेट किया हो जाता है, या फिर उनकी एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो बीमारी फैलाती हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो बीमारी फैलाने वाली प्रोटीन्स होती हैं पैथोजन की, तो उनके द्वारा जो सस्पेंशन तैयार होता है जिसको हम विच इज टेकन ऑरली, या तो ईट करते हैं हम ऑरली, या फिर इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड immunity, so as to provide immunity for that pathogen. तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है वैक्सीन की. तो वैक्सीन क्या होती है? इट इज अ सस्पेंशन. ये सस्पेंशन फॉर्म में होती है, या तो पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं सस्पेंशन की फॉर्म में, या फिर उसकी वो प्रोटीन जो प्रोटीन बीमारी फैलाती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके सस्पेंशन बना के उसको ऑरली या उसको इंजेक्ट करवाते हैं एक पर्सन के अंदर, ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? एक्टिवेट उस पैथोजन के अगेंस्ट. तो उस चीज को क्या बोलते हैं? वैक्सीन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वैक्सीन is termed as vaccination. Clear? तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जिन्होंने सबसे पहले इस प्रकार से वैक्सीन्स बना के देनी स्टार्ट करवाई, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है एडवर्ड जेनर को. एडवर्ड जेनर. Edward Jenner is considered as the father of immunology. In 1796 एडवर्ड जेनर ने एक एक्सीडेंटली वैक्सीन तैयार कर दी. किस प्रकार से? उस टाइम पे काफी ज्यादा एपिडेमिक हो रही थी स्मॉल पॉक्स को लेके. देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक फैल रही थी, लेकिन एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि जो उसका मिल्क मेड था, जो उसका दूध देने वाला था मिल्क मेड, उस मिल्क मेड की बॉडी के ऊपर काउ पॉक्स के निशान थे, काउ पॉक्स स्कार्स थे. मिल्क मेड की बॉडी के ऊपर काउ पॉक्स के स्कार्स थे, और मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि मिल्क मेड के थ्रोट में से कुछ सेल्स लेके, थ्रोट में से कुछ सेल्स लेके, यानी कि कुछ टिश्यू लेके उसको कल्चर करके एक बॉय के अंदर, 8 साल के लड़के के अंदर, 8 ईयर बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिया. जब 8 ईयर बॉय के अंदर इंजेक्ट किया तो 8 ईयर बॉय को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो ये क्या कारण रहा होगा? मिल्क मेड जब सारा दिन काउस के साथ रहता है, तो काउस को जो बीमारी होती है काउ पॉक्स, तो उसको भी होगी किसी टाइम पे मिल्क मेड को, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई काउ पॉक्स के अगेंस्ट. तो मिल्क मेड के ब्लड के अंदर क्या थी? एंटीबॉडीज.
एंटीबॉडीज अगेंस्ट काउपॉक्स, उसके अंदर काउपॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी, तो इसी कारण उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। अगर उसके थ्रोट के सेल्स को कल्चर करके हम यानी कि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस बीमारी के सिम्टम उस लड़के को भी नहीं हुए, स्मॉल पॉक्स के सिम्टम उस लड़के को नहीं हुए। तो यहां से क्या कंसेप्ट अराइज हुआ, इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट अराइज हो गया, यानी कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो इसलिए एडवर्ड जेनर को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, लुइस पास्चर, नेक्स्ट साइंटिस्ट है एक लुइस पास्चर। तो इनका फेमस एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करते होते हैं, पास्चराइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो लुइस पास्चर ने किस प्रकार से पैथोजन को इनएक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन, हाउ टू इनएक्टिवेट द पैथोजन and prepare the vaccines for anthrax। एक कैटल बीमारी है एंथ्रेक्स, आगे जाके हम स्टडी करेंगे। चिकन कॉलेरा, ये जो चिकन होते हैं उनको कॉलेरा हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। रैबिस, इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, वैक्सीन तैयार करके दिखाई लुइस पास्चर ने। इसी प्रकार से एक और साइंटिस्ट है एमिल वॉन बेहरिंग, एमिल वॉन बेहरिंग। तो एमिल वॉन बेहरिंग ने पैसिव इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट स्टडी किया डिटेल के अंदर। पैसिव इम्यूनाइजेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए एमिल वॉन बेहरिंग को आगे जाके नोबेल प्राइज मिला एंड ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन बोला जाता है, एमिल वॉन बेहरिंग को। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट चल रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन होती क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इम्यूनाइजेशन क्या होती है। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करना, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करना किसी पर्सन के अंदर ताकि उसकी रिकवरी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। उसकी रिकवरी क्या हो जाए, फास्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया या फिर टेटनस की बीमारी हो गई। तो डिप्थीरिया एंड टेटनस दे मे कॉज डेथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर उनका प्रॉपर क्योर ना किया जाए तो डिप्थीरिया टेटनस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जिस पर्सन को डिप्थीरिया या टेटनस हुआ है, यानी कि उसको मरने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर क्योर करना पड़ेगा। तो डिप्थीरिया या टेटनस के अगेंस्ट अगर हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं उस पर्सन के अंदर जिनको डिप्थीरिया या टेटनस की बीमारी है, तो डेफिनेटली उनकी डेथ नहीं होगी। यानी कि हमने प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज किसी पर्सन से लेके, जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज थी वो किसी पर्सन से लेके डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी टू द पर्सन बियरिंग डिप्थीरिया और टेटनस। तो उसका डिप्थीरिया टेटनस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। इस इम्यूनाइजेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? पैसिव इम्यूनिटी, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था अबाउट पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो यहां पे एक केस हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन की। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो अभी हमने डिस्कस किया एमिल वॉन बेहरिंग के बारे में, साइंटिस्ट थे एमिल वॉन बेहरिंग। तो इन्होंने क्या देखा, इनके पास एक नौकरानी काम कर रही थी, उसकी एक बेटी थी, उसकी एक लड़की थी। तो तकरीबन 10 साल की उसकी बेटी को, 10 साल की एक फीमेल चाइल्ड को बीमारी हो गई डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया की। अब डेफिनेटली वो मरने वाली थी, 10 साल की वो जो लड़की थी वो मरने वाली थी डिप्थीरिया के कारण। तो एमिल वॉन बेहरिंग ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके पेरेंट्स की कंसेंट लेके उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके ब्लड को, उस लड़की के ब्लड को लेके एक शीप के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो ब्लड को लेके उस शीप के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये ब्लड किसका था? उस लड़की का, जो 10 साल की लड़की इंफेक्टेड थी विद डिप्थीरिया। तो ब्लड लेके इंजेक्ट कर दिया इनटू द शीप एंड वेटेड फॉर सम टाइम। वेटेड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम वेट करने के बाद उसने शीप का ब्लड लेके उसमें से सीरम अलग कर लिया। तो ब्लड सीरम अलग करके इसका एक इंजेक्शन किसको लगा दिया? इस लड़की को लगा दिया। इंजेक्टेड द सीरम टू द फीमेल चाइल्ड विच वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया। तो फाइनली उसने क्या नोटिस किया कि वो लड़की का जो डिप्थीरिया था वो क्योर होना शुरू हो गया। क्योर ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया उसका खत्म होना शुरू हो गया। तो इसने सिर्फ एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ और पर्सन्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया एंड फाइनली उन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट दे दिया। इसीलिए हम एमिल वॉन बेहरिंग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। इज इट क्लियर? तो ये था इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है? जैसे हमने कुछ पहले वीडियोस में डिस्कस किया था कि फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है जब कोई हमें बीमारी लगती है, पहली बार फर्स्ट टाइम जब हमें बीमारी लगती है तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट रिस्पॉन्स। अगर वही बीमारी हमें सब्सटीक्वेंट टाइम लगती है, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम? सेकेंड रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स के टाइम पे ना मेमोरी सेल्स होते हैं और ना ही इफेक्टर सेल्स होते हैं, यानी कि किलर सेल्स भी नहीं होते। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन सेकेंड रिस्पॉन्स के टाइम पे जो मेमोरी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट। अगर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है तो डेफिनेटली मेमोरी सेल्स क्या करेंगे? दे वुड फॉर्म इमीडिएटली द इफेक्टर सेल्स। तो वो एकदम क्या करेंगे? इफेक्टर सेल्स की सिंथेसिस शुरू करवा देंगे। तो हमें दूसरी बार बीमारी से रिकवर करना क्या हो जाता है? इजी, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बड़े होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन डिपेंड करता है। ताकि हम अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन के टाइम पे हम इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, या बीमारी फैलाने वाली प्रोटीन्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, या ऑरली लेते हैं ताकि हमें बीमारी हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर
एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो वैक्सीनेशन से क्या डेवलप होता है? वैक्सीनेशन से डेवलप होती है एक्टिव इम्यूनिटी। वाइल इम्यूनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है? हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं सो दैट द रिकवरी में बी फास्टर। तो रिकवरी क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी। सो इट मींस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप किया जा रहा है वैक्सीनेशन के द्वारा या इम्यूनाइजेशन के द्वारा। तो थोड़ा सा ही फर्क होता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी हम बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये प्रिंसिपल रहता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर? तो यहीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स कैसे तैयार की जाती हैं? जब कैसे तैयार की गई थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन? जो भी पैथोजन होता है, बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म को एज अ होल यूज किया जाता है। होल ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ईदर लाइव या तो जिंदा यूज किया जाता है और वीकंड, वीक करके। क्लियर? तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करता है? एक्टिव इम्यूनिटी बनाने में रोल प्ले करता है। तो इसकी क्या एग्जांपल्स रहेंगी? जैसे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की गई या ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के अगेंस्ट जो हमने वैक्सीन तैयार की, या बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन हमने वैक्सीन तैयार की। तो इस तरह की वैक्सीन्स क्या आ जाती हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स के अंदर। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स के अंदर हम क्या करते हैं? एक सिर्फ प्रोटीन, जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन, बीमारी फैलाने वाला जो प्रोटीन होता है एंटीजेनिक प्रोटीन, उसको ही इंजेक्ट करते हैं। दैट इज ओनली इंजेक्टेड। तो फर्क क्या रहेगा? जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती हैं उनके इफेक्ट तो होते ही होते हैं, यानी कि पॉजिटिव काम तो वो करती हैं, साथ में साइड इफेक्ट भी काफी होते हैं। जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती हैं उनके इफेक्ट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इफेक्ट क्या हो गए? इंक्रीज। वाइल साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। साइड इफेक्ट्स आर डिक्रीज। तो इसकी एग्जांपल क्या रहती है? इसकी एग्जांपल है लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्लियर? And third category is the third generation vaccine. Third generation vaccines. तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स आर हाईली पोटेंट, यानी कि इनके सिर्फ क्या होते हैं? इफेक्ट। इनके इफेक्ट्स क्या कर दिए हमने? मैक्सिमाइज कर दिए, मैक्सिमाइज। और साइड इफेक्ट क्या कर दिए इनके? मिनिमाइज। साइड इफेक्ट क्या हो गए? मिनिमम। क्लियर? तो इस तरह की वैक्सीन्स को क्या बोलते हैं हम? थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स, आल्सो नोन एज डीएनए वैक्सीन्स, क्योंकि इनको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सिंथेटिक वैक्सीन्स तैयार करते हैं। जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स हैं वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है, लेकिन वो सिंथेटिक नहीं होती। वो लेबोरेटरी में जरूर तैयार की गई है, लेकिन दे आर नॉट सिंथेटिक। तो ये नॉट सिंथेटिक। जैसे ह्यूमलिन की हम एग्जांपल स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन की इंसुलिन लेके उसको प्रिपेयर किया जाता है आरडीटी टेक्नोलॉजी के द्वारा।
तो उस तरह की वैक्सीन होती हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन ये प्योरली सिंथेटिक होती हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन वैक्सीन की आप एग्जाम्पल याद रखना है, एक ल्यूकीमिया वायरस, ल्यूकीमिया वायरस वैक्सीन। Is it clear? So this was all about the vaccination and immunization. Now we are going to discuss about lymphoid organs. Lymphoid organs के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। lymphoid organs ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, तो इनको इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। क्लियर? अब लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है, जैसे लिम्फॉइड टिश्यू आ जाता है या लिम्फ ऑर्गन्स आ जाते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स या लिम्फ टिश्यू आ जाता है, या फिर हमारी बॉडी के कुछ सेल्स आ जाते हैं जो लिम्फ मैन्युफैक्चर करने में रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो जहां पे लिम्फ बनता है, लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट होते हैं या वो फंक्शनल बनते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या बोल देते हैं हम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी lymphoid organs and the secondary lymphoid organs. प्राइमरी lymphoid organs का मतलब क्या होता है, they are the organs which are associated with the manufacturing यानी कि सेल्स बनते हैं यहां पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर इमैच्योर फॉर्म में। जस्ट होल्ड ऑन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर द इमैच्योर lymphocytes differentiate। तो जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज वेयर द lymphocytes are formed, lymphocytes are manufactured, बनते हैं, बनने के बाद वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब वो अलग अलग तरह के बन जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और अपने एक पर्टिकुलर एंटीजन को वो क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उस तरह के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अगर यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात की जाए तो दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है बोन मैरो और एक होता है थाइमस। अभी हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो एंड थाइमस के बारे में। सबसे पहले हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी देख लें। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर those where fully mature or fully functional lymphocytes migrate, जहां पे फुली मैच्योर या फुली फंक्शनल लिम्फोसाइट्स चले जाते हैं एंड इंटरैक्ट विद एंटीजन। तो जो भी एंटीजन है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो बीमारी फैलाने वाला एंटीजेनिक प्रोटीन है, तो वहां पे जाके उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं सो दैट इफेक्टर
लिम्फोसाइट्स, इफेक्टर लिम्फोसाइट्स, इफेक्टर का मतलब क्या होता है? किलर लिम्फोसाइट्स। किलर लिम्फोसाइट्स क्या हो जाए? मैन्युफैक्चर हो जाए, मैन्युफैक्चर होके वो प्रोलिफरेट कर जाए, मतलब डिवाइड कर जाए, प्रोलिफरेट कर जाए। प्रोलिफरेट करने के बाद वो क्या कर दे? एंटीजन के ऊपर अटैक कर दे, अटैक ऑन एंटीजन। क्लियर? तो उस तरह के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे सप्लीन आ जाता है, सप्लीन, या फिर माल्ट, गाल्ट एंड बाल्ट। तो माल्ट, गाल्ट, बाल्ट आ जाता है, या फिर टॉन्सिल्स आ जाते हैं। तो सप्लीन फर्स्ट, माल्ट, बाल्ट, गाल्ट, ये तीनों एक ही कैटेगरी में, या फिर टॉन्सिल्स। इज इट क्लियर? तो अब हम बोन मैरो एंड थाइमस, उसके बाद सप्लीन, माल्ट, गाल्ट, बाल्ट और टॉन्सिल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बोन्स। जो बोन्स की कैविटीज होती है उनके अंदर बोन मैरो होता है, जहां पे सारे तरह के सेल्स बनते हैं, लाइक आरबीसीज भी बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं। तो आरबीसीज को बनाने वाले बोन मैरो को क्या बोलते हैं हम? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। वाइल डब्ल्यूबीसी बनाने वाले बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? येलो और व्हाइट बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज मोस्टली प्रेजेंट इन लार्ज बोन्स, जो लंबी बोन्स होती हैं उनके अंदर होता है रेड बोन मैरो। और येलो या व्हाइट बोन मैरो कहां पे होता है? स्मॉल बोन्स के अंदर, जो छोटी बोन्स होती हैं उनके अंदर होता है येलो या व्हाइट बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? सेल्स बनते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, एंड दे माइग्रेट from there to thymus or the secondary lymphoid organs. क्लियर? उसके बाद अगर थाइमस की बात करें तो थाइमस क्या होता है? एक ग्लैंड है which is present in chest, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, अंडर स्टर्नम, अंडर स्टर्नम, अबव हार्ट, हार्ट के ऊपर है, स्टर्नम के नीचे है। तो ये ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो डीजेनरेट करता है विद एजिंग, डीजेनरेट्स विद एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, तो एजिंग के साथ साथ ये क्या हो जाता है? डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे जैसे टी, टी वर्ड हमारे टी लिम्फोसाइट्स में भी लगा होता है। तो यहां पे मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अकर। तो यहां पे टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है। क्लियर? विच हेल्प्स इन द इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। एक यहां पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में और ऐड करिए, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, सप्लीन, माल्ट, गाल्ट, बाल्ट एंड टॉन्सिल्स। तो लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर नोड्स लगी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स कैसे काम करती हैं? दे एक्ट लाइक फिल्टर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करने के लिए रोल प्ले करती हैं लिम्फ नोड्स। तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल किया जाता है, उनको किल किया जाता है, उनको मारा जाता है वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट इज द सप्लीन। सप्लीन ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है,
बीन शेप्ड ऑर्गन, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास के पीछे, बिसाइड पैनक्रियास, लोकेटेड बिसाइड पैनक्रियास। तो स्प्लीन को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है इसको, या ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, जो भी हमें पैथोजन होता है उसकी फेगोसाइटोसिस करवा देता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस। तो जो भी पैथोजन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जब स्प्लीन से पास करता है तो स्प्लीन उसको ट्रैप करके उसको किल कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं मैं माल्ट। माल्ट का मतलब क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये होता है माल्ट। बाल्ट का मतलब क्या होता है, ब्रोंकियल एसोसिएटेड, बाल्ट मींस ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसी प्रकार से होता है गाल्ट। गाल्ट का मतलब क्या होता है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोसा, और नाम से पता चल रहा है म्यूकोसा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जहां पे भी म्यूकस बनती है वहां पे कौन से सेल्स होते हैं, म्यूकोसा सेल्स। जो हमारी इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकोसा की होती है। तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की बात हो रही है यहां। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, ट्रैप कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ट्रैप करने के बाद उनको किल कर देती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है आफ्टर ट्रैपिंग इनसाइड द म्यूकस। तो म्यूकस कहां पे प्रेजेंट हो सकती है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कहां कहां पे हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है तो उनको क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोल देते हैं। या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर, अगर वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर है तो उसको क्या बोल देते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोल देते हैं। या फिर कहां पे होते हैं, यूरिनो जिनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, यूरिनोजिनेटल ट्रैक्ट के अंदर, तो उनको हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के अंडर ही कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सारा क्या आ गया, म्यूकस के बारे में आ गया। तो जहां पे भी म्यूकस सिक्रीट हो रही है उनको क्या बोलते हैं हम, माल्ट, बाल्ट एंड गाल्ट। तो ये था माल्ट, गाल्ट एंड बाल्ट के बारे में। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं टॉन्सिल्स के बारे में, लास्ट टॉपिक टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं, दे आर द मासेस ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, दे आर द मास और ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जहां पे भी लिम्फोइड टिश्यू का ग्रुप बन जाता है या मास बन जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पे, बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम टॉन्सिल्स बोल देते हैं। अब टॉन्सिल्स की टाइप होती हैं, सबसे पहले क्या है, पैलाटाइन टॉन्सिल्स। तो पैलाटाइन टॉन्सिल्स, दे आर द लार्जेस्ट टॉन्सिल, दे आर द लार्जेस्ट साइज्ड टॉन्सिल्स, सबसे बड़े टॉन्सिल्स होते हैं, लार्जेस्ट साइज टॉन्सिल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड ओरोफेरिंग्स। तो जहां पे हमारा फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी अटैच होती है वहां पे होते हैं पैलाटीन टॉन्सिल्स। सेकेंड टाइप इज द फ्रेंजियल टॉन्सिल्स, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स। Pharyngeal tonsils, they are present in the posterior wall of pharynx। तो pharynx गले के पीछे वाली साइड में होते हैं, pharynx के पीछे posterior साइड पे प्रेजेंट होते हैं pharyngeal tonsils। And third tonsils are the lingual tonsils।
लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये नाम से ही पता चल रहा है, दे आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर वॉल और पार्ट ऑफ टंग। तो जो टंग होती है, टंग के लास्ट पार्ट में जो डॉर्सल पार्ट होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन, immunization, then about the lymphoid organs which are present in the body, which constitutes our immune system, divided into two, primary and secondary. तो प्राइमरी के अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करके एंटीजन स्पेसिफिक में कन्वर्ट होते हैं, वाइल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जो फुली मैच्योर फंक्शनल लिम्फोसाइट्स हैं वो अपनी जगह पे पहुंच के एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो इफेक्टर या किलर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करके एंटीजन के ऊपर अटैक कर सके। तो यहाँ पे हमने बोन मैरो, थाइमस, विच आर कंसीडर्ड अंडर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनके बारे में डिस्कशन की। लिम्फ नोड, स्प्लीन, माल्ट, गाल्ट, बाल्ट एंड टॉन्सिल्स विच आर कंसीडर्ड अंडर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, वो हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल एज द इम्यून सिस्टम। क्लियर? तो लास्ट जो हमारा अब रह गया टॉपिक वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।